सच में बगावत का इरादा नहीं था। बस इन्हें इतना भूखा देखा कि हाथ बढ़ा के एक टाइम का खाना खिला दिया, पेट भर के खिलाया। मालिक, मैंने जिंदगी में इतनी नरम चीज़ नहीं खाई। चोरी मत करना। और 2 दिन की छुट्टी भी दे रहा हूँ। मालिक, वैद्य को कभी छुट्टी नहीं मिलती, पहले नहीं मिलती थी, अब मेरा हुक्म चलेगा। मुझे लगा ये लोग आराम से थक जाएंगे, पर इन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई चमत्कार देख रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मालिक, पहाड़ों में ठंड है, आपके लिए एक कपड़ा और ला दिया। तुम लोगों ने बहुत मुश्किल झेली है। महाराज की जय हो। मुझे महाराज मत बोलो, हम बड़े राज्य के वफादार हैं। मेरा नाम चेन शांग है। 2 साल पहले मैं इस बड़े राज्य के आखिरी दौर में आ गिरा, जहाँ जमीन पर जीना मुश्किल था। इंसान घास फूस से भी कम थे। इस गांव में हर तरफ टूटे फूटे घर थे। बस इतना बचा था जो चावल से बदला जा सके। बहुत लोग दिन में खिड़की खोलने से डरते थे, रात में दिया जलाने से डरते थे, क्योंकि वो कुछ छुपा कर रखते थे। मरना ठीक है, पर पकड़ा नहीं जाना चाहिए। साहब, अंदर आ जाओ। तो फिर लड़ेंगे, ये जान भी लगा देंगे, ताकि वो एक दिन और जी सके। मेजबान का जीने का जज्बा सीमा पार कर गया है। संकट का सिस्टम अब जुड़ चुका है। समय की ताकत अब चालू हो गई है। मत छीनो, शांग भाई कहा है। लाइन में लगो। ये शांग भाई हैं। अब से इंसानी मांस खाना बंद। पहले तुमने जो पाप किए उसकी फिक्र मुझे नहीं है, पर आज से मेरे इलाके में जो भी इंसानी मांस का नाम लेगा, मैं उसे जिंदगी भर गर्म खाना नहीं खाने दूंगा। सब लोग घर जाकर कटोरा लाओ। चोरी छुपे रहने वालों की लाइन लगाओ। बूढ़े और बच्चे पहले, जवान पीछे। न कोई छीनेगा, न कोई झगड़ा करेगा। जो लाइन तोड़ेगा उसे मैं खुद देख लूंगा। ये खाना इंसानों को बचाने के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। खाना आ गया है, जल्दी कटोरा लाओ। पूरे गांव में मालिक ने खाना बंटवा दिया। चलो चलो, सच में रास्ता मिल गया। चेन डाली, मेरे साथ आओ। शांग भाई बोल रहे हैं, छोटे गांव से कुछ लोग चुनो, जो सबसे ज्यादा लड़ सकें, सबसे ज्यादा बात माने, और जिनके परिवार छोटे हों। शांग भाई, बाद में ये लोग क्या करेंगे? आज शो गांव में इतने लोगों को खाना मिला है, खबर रुकेगी नहीं। आवारा लोग आएंगे, डाकू आएंगे, सरकारी आदमी भी आएंगे। जो इंसानों को बचा सकता है वो पूरे गांव को भी मार सकता है। एक खुशखबरी है, कोई गांव के मोड़ पर आ रहा है। कोई पीछे मत हटो। शांग भाई ने कहा था, जो बचा सकता है वो मुसीबत भी ला सकता है। सब लोग बंदूक और आग लेकर मेरे साथ चलो। हमारा अनाज सफेद पहाड़ के डाकुओं ने लूट लिया, खत्म हो गया। इसलिए तुम हमें लूटने आए हो। हाँ, हमें तो तुम्हें ही लूटना पड़ेगा। तुम तो सीधी बात कर रहे हो। मुझे लूटना मतलब मरना। मेरे साथ आओ तो खाना मिलेगा। मरना नहीं चाहते तो आओ, नियम मानो, खाना मिलेगा। मैं शामिल होता हूँ, सच में। अनाज सच में है। मैं भी शामिल होता हूँ। मैं नियम मानने को तैयार हूँ। इसमें कुछ गड़बड़ है। नियम मानेंगे तो सब ठीक रहेगा। सच में चाहता हूँ। वो गांव वाले भी जीना चाहते हैं। जीना चाहते हैं तो लाइन में लगो, मैं खाना लेने जा रहा हूँ। नए जुड़े लोग 287। लोगों का मन डगमगा रहा है। जल्दी से अनाज बांटने का इंतजाम करना होगा। इंसान घबरा सकता है, पर अफरातफरी नहीं चलेगी। भाई, बाहर वाले सब बर्तन को घूर रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं भाई, अगर भाई ने लाइन कहा तो लाइन लगेगी ही। इतना सब मिलाकर सूप बनाओ, चावल, सब्जी, मांस, सब अलग अलग करके। पहले सबको गर्म खाना दो, बाद में नियम की बात करो। कुछ लोग आओ काम पर। आग जलाओ, बर्तन लगाओ, ये सब उबालो, सूप बनाओ। जो काम करेगा उसे रात में एक टाइम ज्यादा खाना मिलेगा। शांग भाई, फिक्र मत करो, हम बढ़िया सूप बनाएंगे। खाना चाहिए तो चुप रहो और लाइन लगाओ। क्या हुआ शांग भाई? सफेद पहाड़ वाले कब तुम्हारे गांव गए थे? हमारा वो गांव यहाँ है, चेन गांव यहाँ है, सफेद पहाड़ उत्तर पश्चिम में है। वो कल शाम गांव में घुसे, अनाज लूट कर इस तरफ आ रहे हैं। उनकी रफ्तार देखकर तो कभी भी पहुंच सकते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि यहाँ अनाज है तो सफेद पहाड़ वाले छोड़ेंगे नहीं। ये जगह बहुत खुली है, बचाई नहीं जा सकती। तुम क्या करना चाहते हो? दोनों गांव के शिकारियों को बुलाओ। आज रात सफेद पहाड़ का रास्ता देखने जाना है। तुम लोग जाओ, सफेद पहाड़ की जानकारी लाओ। खाने के समय तो कह रहे थे शिकारी हैं, सबसे तेज भागते हैं, सबसे अच्छे से छुपते हैं, पहाड़ी रास्ते जानते हैं। अब काम बोला तो सब डर गए। मेरे यहाँ नाकाबिल लोगों की जगह नहीं। तुम लोग दूसरों से ज्यादा मांस खाते हो तो ज्यादा खतरा भी उठाओ। भाई, मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। सफेद पहाड़ का रास्ता मुझे पता है। पेट भर के खाओ, फिर निकलो। सब लोग सामान बांधो। अभी से चेन गांव वो गांव की तरफ जाएगा। घर गया तो फिर से बना लेंगे, खेत गया तो फिर से उगा लेंगे, पर इंसान गया तो कुछ नहीं बचेगा। भाई, हम वापस आएंगे क्या? हाँ, और ज्यादा लोगों के साथ वापस आएंगे। मैं बूढ़ा हो गया। ये तुम जवानों का जमाना है। ये जवानों का नहीं, जिंदा लोगों का जमाना है। वो यिंग शेंग आदमी भेजकर चेन गांव के बूढ़ों को बसाओ, फिर जवानों को लेकर गांव की दीवार बनाओ। औरतों की शादी, बर्तन, बच्चों को साथ रखकर देखभाल करो। श्याम भाई, अभी से दोनों गांव एक हो गए। खाना एक जगह से बटेगा, लोग एक जगह से संभाले जाएंगे। आगे क्या करने का सोचा है? तुम्हारे वो गांव और शहर के अफसरों के बीच कुछ साफ सुथरा रिश्ता नहीं है क्या? वो गांव को सफेद पहाड़ ने लूटा। तुम्हारी पहली सोच रिपोर्ट करने की नहीं, बल्कि लोग लेकर चेन गांव लूटने की थी। ये मतलब सरकारी अफसर तुम्हारी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, सफेद पहाड़ भी तुम्हें लूटने की हिम्मत करता है तो सरकार से जरूर जुड़ा होगा। इन सालों हम शहर के लोगों का काम करके अनाज लेते थे। मजबूरी थी, नहीं करते तो भूख से मरते। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन ये कड़ी तुम्हें खोलनी होगी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं बगावत नहीं करना चाहता। बस मैं तो सिर्फ छेड़छाड़ करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। भाई, खबर सुनो। पहले पेट भर लो, फिर बात करो। भाई, सफेद पहाड़ कोई आसान चीज नहीं है। पहाड़ पर कम से कम सैकड़ों जवान हैं, हर एक खतरनाक है। और उनके पास असली फौजी तलवारें हैं। फौजी तलवारें? हाँ,
यह आम डाकुओं की टूटी फूटी तलवार नहीं है, सेना की चीज जैसी दिखती है। उनके पास अनाज ज्यादा नहीं है, ज्यादातर लूट कर ही चलाते हैं और औरतों को भी पकड़ कर ले जाते हैं। वो इन शेंग को बुलाओ, हम हुआंग यांग शहर जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम गांव में रहो, वो गांव के लोगों पर नजर रखो। फिक्र मत करो शांग भाई, मैं गांव में रहूंगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। शांग भाई, सच में अभी शहर जाएंगे? सफेद पहाड़ वाले शायद कल ही आ जाएं, हमारे पास समय नहीं है, चलो निकलते हैं। इंसानों की जान से पैसा कमाना कितना मजेदार है। शांग भाई, सराय सब बंद हो गई है, अभी सिर्फ मिंग यू भवन में रुक सकते हैं। तो चलो मिंग यू भवन चलते हैं। मेहमानों, खाना पीना और रहना, या आपको लड़कियां चाहिए? तुम लोगों के मालिक यहाँ हैं। मेहमान, हमारे मालिक से क्या काम है? उन्हें बुलाओ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं बुलाने जाती हूँ। सब इज्जतदार मेहमान ऊपर आइए, सब बाहर जाकर इंतजार करो। पता नहीं किस वजह से मेहमान ली के पास आए हैं। मालिक, अब से मेरे साथ चलो। ये वाला आदमी ली खुद को बेचता नहीं, फिर पागल बनने की कोशिश की तो जान से मारूंगा। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मिंग यू भवन खोलने का मतलब है तुम्हारे पीछे कोई रास्ता है। 100 चावल का दाम तय करते हो, तुम जानते हो शहर में अनाज की कमी कितनी है। अंदर आते ही इन दोनों को देखा, मतलब वो गांव की कड़ी तुमने पहले ही समझ ली है। लीत सुन बो, मैं तुमसे धंधे की बात करने नहीं आया, मैं तुम्हें जीने का रास्ता दे रहा हूँ। शामिल होना है? अपने परिवार वालों को और भवन के सब लोगों को बुलाओ। तुम क्या करना चाहते हो? अब से मिंग यू भवन के लोग मेरा खाना खाएंगे, मेरे नियम मानेंगे, मैं उन्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। आज से जो हमारे साथ रहना चाहे, हर दिन खाना मिलेगा, शान भाई का हुक्म मानना होगा। जाओ, चाओ छिन गाँव को ले आओ। भाई, वो तो शहर का फौजी सामान वाला अफसर है, इसीलिए तो लाना है। चाओ साहब, इस तरफ आइए, सब इंतजाम कर दिया है। 5वें नंबर वाले, मैं तो किसी खूबसूरती का लालची नहीं, बस लोगों का हाल जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, चाओ साहब का दिल लोगों के लिए है, ये कौन नहीं जानता। वो यिंगशेंग, तुम लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। सरकारी अफसर को पकड़ लिया, बगावत करने का इरादा है। किसने कहा हम बगावत करेंगे? हाँ, है तो क्या हुआ? समझता हूँ समझता हूँ। तुम लोगों को क्या चाहिए? पैसा, अनाज, हथियार, हिसाब सब दे सकता हूँ। मुझे हुआंग यांग शहर की पूरी फौजी ताकत की जानकारी चाहिए। शहर की रक्षक फौज नाम के लिए 1000 है, असल में 600-700 ही हैं, बाकी लड़ने लायक नहीं। शहर की रक्षक फौज भले गिनती कम है, पर उनके पास किले की रक्षा का जादू है। 5-6 हजार लोगों को रोक सकते हैं। तुम लोगों का यह चेहरा क्यों बना? मैंने कब कहा शहर पर हमला करूंगा? मैं बगावत नहीं कर रहा, मैं जगह लेना चाहता हूँ। उन्हें खाना मिलता है, वो मरने से नहीं डरते, तो क्या भूख से नहीं डरते? हाँ सही है। शहर की रक्षक फौज की तनख्वाह 2 महीने से अटकी है, नीचे के सिपाही पहले से ही नाराज हैं, कोई उन्हें खाना दे दो। सब जाकर आराम करो। शांग भाई, ये सब सच में शहर भेजना है? भेजना नहीं, जीतना है। खाने से इंसान जीतो, इंसान से शहर जीतो। शांग भाई, सफेद पहाड़ की तरफ हलचल है। कल रात सफेद पहाड़ के डाकू पहाड़ से नीचे आए, पास के कुछ गांव साफ कर दिए। ठीक से जांच करो, वो गांव की तरफ कुछ गड़बड़ है? नहीं, हम कड़ी नजर रख रहे हैं। गांव को बता दो, कल सब लोग शहर लेकर आए। सब लोग, कल एक ही दाव में पूरी कड़ी ले लेनी है। तीसरे भाई, आवारा लोगों की बात कितनी सच है? क्या चेन गांव में कोई चमत्कारी आदमी है? ये सुनकर भी अजीब लगता है। बड़े भाई, इस मुसीबत के दौर में लोग कुछ भी झूठ बना सकते हैं, पकड़कर पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। पर उनके पास 2000 लोग हैं, सच में लड़े तो हमें फायदा नहीं होगा। भाई, हमारा अनाज ज्यादा नहीं बचा, और इंतजार किया तो दाव लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा। उन्हें मार दो, लोग बुलाओ, सेना जमा करो। चाओ शू चेंग, तुम मुझसे आखिर क्या बात करना चाहते हो? सोंग साहब, घबराओ मत, जगह पर पहुंचते ही पता चल जाएगा। छोटा चाओ, 2 रक्षक लेकर लड़कियों के साथ मजे करो। हाँ साहब, पता नहीं ये साहब कौन है। सोंग साहब बैठो, बस बात करना है, कोई बड़ी बात नहीं। शहर की रक्षक फौज का खाना कैसा है? बहुत बुरा। कितना बुरा? तो क्या तुम लोग पेट भर खाना चाहते हो? कौन नहीं चाहता? तो मेरे साथ आ जाओ। पता नहीं साहब, दरबार के किस गुट से हैं। मेरा नाम चेन श्याओ है, गलतफहमी मत करो, मैं कोई अफसर नहीं, बस एक आम आदमी। हिम्मत तो बहुत है, शांत रहो। अगर मैं सच में हाथ उठाऊं तो तुम मरना तय है। बागी, मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगा। गद्दारी? किसके साथ? सरकार ने भ्रष्ट अफसरों की भीड़ बनाई है। शहर का अफसर हर दिन लोगों का खून चूसता है, गिरोह सूखा पानी बेचकर लोगों से पैसे लेता है, सफेद पहाड़ असली तलवारों से कत्लेआम करता है। तुम लोगों की रक्षक फौज को भी एक टाइम पेट भर खाना नहीं मिलता। सबूत चाहिए? मैं देता हूँ। ये कैसा जादू है? ये जादू नहीं, ये खाना है जो तुम्हारी रक्षक फौज को चाहिए। तुम पर है, आसान बनाओ। नहीं माना तो तुम्हें मार दूंगा, दूसरे को रख लूंगा। मुझसे क्या चाहते हो? खाना है तो उठाओ, खाओ, खाने के बाद रक्षक फौज को बुलाओ। इतना ही? उन्हें बता दो, आज से जो सरकारी हुक्म का कटोरा छोड़ेगा वही मेरा खाना उठा सकता है। आज शहर में कुछ अजीब हुआ। साहब फिक्र मत करो, सब काबू में है। ठीक है, बाकी लोग भूखे रहकर 2 दिन में दम तोड़ देंगे। मालिक, गुरुजी, ठीक है, इतना चिल्लाओ मत। क्या आसमान गिर पड़ा? जल्दी बताओ, इतना समय क्यों लगा रहे हो? मालिक, बगावत हो गई, उन्होंने सरकारी दफ्तर घेर लिया है। रक्षक फौज कहाँ है? जल्दी रक्षक फौज को बुलाओ दबाने के लिए। मालिक, बगावत करने वाले तो खुद रक्षक फौज ही है। हथियार नीचे रखो, मारेंगे नहीं। हथियार नीचे रखो, मारेंगे नहीं। हार मानो, हर दिन अनाज मिलेगा। हार मानो, हर दिन अनाज मिलेगा। मैं हार मानता हूँ, मुझे मत मारो। मैं भी हार मानता हूँ, माफ कर दो। माफ करो, माफ करो, पैसे ले लो, सब तुम्हारे। नीचे बैठे रहो।
अब खाना पैसे से ज़्यादा कीमती है। शांग भाई, सरकारी दफ्तर जीत लिया। साहब बहुत समझदार हैं, एक भी सिपाही बिना लड़े। चुप रहो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। ये शहर के लोग हैं। मैदान में लोग जमा होने लगे हैं, भीड़ बहुत होगी। बड़े राज्य का राजा नालायक है, ये बात भी कहने की हिम्मत है। अफसर भ्रष्ट हैं। हुआंग यांग शहर के लोग भूख से मर रहे हैं। रक्षक फौज को 2 महीने से अनाज नहीं मिला। शहर का अफसर यू शान फिर भी हर दिन शराब मांस खाता है। गलतफहमी, सच में गलतफहमी है। मेरे बच्चे को 3 दिन से खाना नहीं मिला, वो हर दिन शराब मांस खाते हैं। तो अनाज की कमी नहीं थी, वो हमें जीने का रास्ता ही नहीं दे रहे थे। ये शहर अब नियम बदलने का समय आ गया है। नियम बदलेगा, कौन चलाएगा हमें? आज से हुआंग यांग शहर का इंतजाम गुरु चेन श्यांग साहब के हाथ में होगा। 4 इलाकों में बट जाओ, लाइन में लगकर खाना लो। रक्षक फौज नियम बनाए रखेगी। जी, लाइन लगाओ। बूढ़े बच्चे पहले लें। न छीनो न झगड़ा करो, सबको मिलेगा। ठीक से पकड़ो, गिरने मत देना। गुरु साहब, माफ कर दो, मैं तो बस लिखने वाला हूँ। मैं भी तो बस हुक्म मान रहा था। तुम लोग पहले जो काम करते थे, अभी भी वही करो। दस्तावेज पहले जैसे भेजते रहो, हिसाब भी पहले जैसे बनाते रहो। ऊपर के जिले से जो संपर्क है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखना चाहिए। पर याद रखो, अगर बड़े राज्य को कोई गड़बड़ पता चली तो सबसे पहले तुम्हारे परिवार वाले मरेंगे। समझे? समझ गया साहब। गुरुजी, फिक्र मत करो, हम जैसा कहा वैसा ही करेंगे। लोग कहाँ हैं, अनाज कहाँ है? वो भाग नहीं रहे, बल्कि किसी ने उन्हें संगठित करके निकाल लिया है। मतलब? उनके पास 2 गांव के लोग हैं, फिर भी एक साथ ऐसा काम कर रहे हैं। वो खुद से अपना गांव छोड़ने वाले नहीं, जब तक उन्हें कोई और बेहतर जगह न मिल गई हो। तुम्हारा मतलब है या तो अभी पीछे हटो, या जल्दी से पता लगाओ। देर हुई तो हम मर जाएंगे। पीछे हटें, पहाड़ पर जाकर मरने का इंतजार करें, आगे बढ़ो। गुरु साहब को सलाम। हाँ गुरु साहब, आज भी हमें खाना मिला। गुरु साहब को सलाम। धीरे खाओ, गला मत फंसाओ। 81,492, यह कोई आम नंबर नहीं है। ये 81,492 लोगों की बात है। दुआन वेन आज भी है, कल भी रहेगा। मालिक, तुमने पेट भर खा लिए? हाँ, पेट भर लिया। इंसान का दिल एक कटोरा खाना देने से नहीं जीता जाता, पर पहला गर्म चावल ही उन्हें मेरी दूसरी बात सुनने को राजी कर देता है। आदमी भेज कर बता दो, शहर के बाहर के सब लोग आज शहर में आ जाएं। गुरु साहब बहुत समझदार हैं। आप यहाँ हैं तो छोटे छोटे डाकू कुछ भी नहीं है। इधर उधर मत भागो। बूढ़े बच्चों को पहले बसाओ। घर छीनने की हिम्मत किसी की नहीं, आज रात नहीं। भाई ने कहा था कटोरा नहीं खोना। खाना देते समय कटोरा भी देखते हैं, इंसान भी देखते हैं। मैंने नहीं खोया। घर के पीछे एक लकड़ी का कमरा है, बूढ़ों को वहां रहने दो। शुक्रिया। कल सुबह तुम्हारे घर को आधा कटोरा सूप ज्यादा मिलेगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, इंसान बच जाए वही काफी है। गुरु साहब, ये पिछले कुछ दिनों के सबूत हैं। लियांग परिवार के पुल, लियांग की फौज, गिरोह, आवारा लोगों की लिस्ट। ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये सब बातें वू यिंग शेंग और ली तुसुन बाओ को मिलकर तय करने दो। हर बात मुझसे मत पूछो। जी 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 साहब। एक और बात, मेरी एक छोटी बेटी है, 16 साल की, बहुत सुंदर। अगर वो आपकी सेवा में रहे तो। गुरु साहब, मेरी एक भतीजी है, पढ़ी लिखी, सही उम्र की है आपसे शादी के लिए। मेरी भी एक बहन है, मेरी एक भांजी है। मेरे ख्याल से तो अपने चेन परिवार की लड़की ही ठीक रहेगी। बस करो। तुम लोग सोचते हो मैं बहुत खाली हूँ क्या? हुआंग यांग शहर के 80,000 लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। सफ़ेद पहाड़ के डाकू अभी भी शहर के बाहर हैं। राज्य के ऊपरी लोग कभी भी गड़बड़ पकड़ सकते हैं। और तुम लोग मुझसे शादी की बात कर रहे हो। अब से जो भी औरत को सौदे की चीज़ बनाए, वो जाकर 3 दिन लाइन में लगे। मैं अभी सिर्फ 2 काम देखता हूँ। पहला, मेरी बहन सुरक्षित बड़ी हो। दूसरा, इस शहर के लोग भूख से न मरे। साहब, ये जगह बहुत दिनों से किसी ने खोली नहीं, बहुत धूल है। मैं पूछता हूँ, धूल खा गई क्या? इसे हथियार घर कहते हो? अगर सच में लड़ाई हुई तो यह सामान नौकरों के लिए भी कम है। शहर की रक्षक फौज इन्हीं टूटे फूटे हथियारों से शहर बचाती है। साहब, यह सच में मेरी गलती नहीं, मैं सिर्फ अनाज देखता हूँ, हथियार नहीं। तुम सच बोलो तो अच्छा होगा। मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा साहब। हिम्मत नहीं है, समझाओ। गुरु साहब, सच यह है कि मैं काम में लापरवाह नहीं हूँ। ऊपर से ही पैसा रोक लिया जाता है। हर साल हिसाब में लिखा जाता है, हथियार पूरे कर दिए, पर हर लेवल पर इतना काटा जाता है कि आखिर में यही टूटा फूटा सामान बचता है। हथियार घर का हिसाब नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, सच सच जवाब दो। पूछिए। हुआंग यांग शहर का अनाज भंडार कहाँ है? शहर के पश्चिम में। टैक्स का पैसा सब जिले के दफ्तर के भंडार में है। आबादी लगभग 30,000 है। गिरोह 3 है, सबसे बड़ा है ग्रीन बैम्बू गैंग। सफेद पहाड़ वालों के पास असली तलवारें हैं, हमारे पास तो टूटे फूटे लोहे का एक कमरा है। पूरी तरह कुछ नहीं भी नहीं है। शहर की लोहार दुकानें अभी भी कुछ तीर के सिरे बना सकती हैं, ज्यादा नहीं। खाना इंसान को जिंदा रखता है, पर तलवार ही जिंदा रहने देती है। तो क्या करें भाई? लोहा ढूंढो। शहर के सब लोहार, लोहे के सामान, टूटे बर्तन, दरवाजे के कड़े, खेती के औजार, सबकी लिस्ट बनाओ। मैं करता हूँ। याद रखो, लिस्ट बनाना कोई बहाना नहीं। जो भी मेरे नाम पर लोगों के बर्तन छीने, पहले उसे 3 दिन लाइन में लगाओ, फिर रक्षक फौज से बाहर निकाल दो। जी साहब, मैं जरूर ध्यान रखूंगा। सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकते, बस शहर बचाना है। अगर सफेद पहाड़ वाले आज ही आ गए तो हम बस कुछ दिन ही टिक पाएंगे। देखते हैं वो कितना मरना चाहते हैं। ये बर्तन मेरी माँ का छोड़ा हुआ है। गुरु साहब, नहीं पिघलाना चाहती तो मत पिघलाओ, मत पिघलाओ, तब भी खाना मिलेगा। खाना तो जिंदा रखने के लिए है, तो मैं अपने बड़ों की चीज बेचने को मजबूर नहीं करूंगा।
तो फिर शहर टूट गया तो बर्तन में भी खाना नहीं पकेगा। ठीक से याद रखो, उसके घर को एक नया बर्तन दो। आज आधा कटोरा मांस का सूप ज़्यादा दो। जी नहीं चलेगा, ये तो एक बार चलाते ही टूट जाएगा। मिस सही कह रही हैं, लोहा बहुत पतला है, टिकेगा नहीं। कितनी देर से कर रहे हो? सुबह से, पर इतना लोहा काफ़ी नहीं है। कहाँ जा रहे हो? गुरु साहब, आपके कहने पर हुआई यांग के ऊपरी दफ्तर को खत भेज रहा हूँ। यू शियम लिंग की तरफ की मुहर भी लग गई है। भेज दो। गुरु साहब, सफ़ेद पहाड़ के डाकू आ गए हैं। कितने लोग? शहर के दरवाजे पर सिर्फ एक आदमी है, सफ़ेद पहाड़ का तीसरा मुखिया। गुरु साहब को सलाम। कहता है आज वो सफ़ेद पहाड़ की तरफ से सुलह करने आया है। गुरु साहब, हमें थोड़ा अनाज दे दें, हम तुरंत पहाड़ पर लौट जाएंगे, फिर कभी एक दूसरे के काम में नहीं आएंगे। इतने गांव लूटने के बाद अब कह रहे हो एक दूसरे के काम में नहीं आएंगे? इस मुसीबत के दौर में जिंदा रहना अपनी ताकत से होता है। आगे बोलो। गुरु साहब, आपने अभी अभी हुआंग यांग शहर पर कब्जा किया है। अगर अभी हमसे लड़ाई में उलझे तो आपका कोई फायदा नहीं। तो आप अनाज दो, हम अपना डेरा उठाकर पहाड़ लौट जाएंगे। और अगर बड़े राज्य को पता चल गया कि हुआंग यांग शहर में बगावत हुई है तो आपकी मुसीबत हमसे भी बड़ी होगी। हाँ, किसने कहा हुआंग यांग शहर में बगावत हुई? जिला अफसर यू शानश्री, फौजी सामान वाला चाओ युगाओ या सोंग युआनशान, सब दस्तावेज पहले जैसे भेजे जा रहे हैं। मुहर भी पहले जैसे लग रही है। तुम एक डाकू कहो हुआंग यांग शहर में बगावत हुई, कौन मान? तो यही मतलब था दस्तावेज पहले जैसे भेजने का। बाहर से देखने पर हुआंग यांग शहर अभी भी वैसा ही दिखता है। गुरु साहब, सच में आदमी नहीं है। बकवास बंद करो। गुरु साहब, तो आपको क्या चाहिए? अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो तुमने हमारा सामान देख लिया है, तो अब सवाल ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये है कि तुम्हारे पास क्या है। गुरु साहब, हम सफ़ेद पहाड़ वाले गुरु दरबार में शामिल होना चाहते हैं। शहर का दरवाज़ा खोलो, उन्हें आने दो। जी। अब जब आ ही गए हो तो अपने ही हो, पहले जाकर खाना खाओ। जी। गुरु साहब, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, इतनी घुमावदार बातें नहीं समझता। जब साथ आने का फैसला किया है तो ज़रूर अपनी तरफ से सबका भला सोचूंगा। आपकी सोच मैं समझता हूँ, पर मुझे याद दिलाना है, हमें साथ रखने में आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि हमने कोई गलती की है, पर अगर सरकार को पता चल गया तो गुरु दरबार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। असल में सच कहूँ तो हमने जो गलतियां की हैं वो आपसे कम ही हैं। मुख्य बात यह है कि हमारे सफ़ेद पहाड़ के ऊपर भी एक और ऊपरी ताकत है। तुम्हारी ऊपरी ताकत कोई बड़ा अफसर है क्या? नहीं, वो भी एक डाकुओं का घर है, पर बड़ा है और थोड़ा दूर है। लगता है एक बड़ा खतरा आने वाला है, जल्दी कोई तरीका सोचना होगा। बाई लाओ सान, तुम पहले जाकर खाना खाओ, मुझे बाई लाओदा से बात करनी है। उस तरफ से कुछ समय बाद कुछ लोग भेजे जाते हैं, कुछ ताकत बढ़ाने के लिए, कुछ सामान और अनाज लाने के लिए। तुम्हारे सब लोग आ गए हैं? कोई अचानक गायब हुआ, मरा हुआ या खुद से छोड़कर गया? हाँ, करीब 40-50 लोग। ज़्यादातर वो जो दूसरों के नीचे रहना नहीं चाहते थे, खुद चले गए। ठीक है, समझ गया। तुम जो कर रहे थे करते रहो, जाओ उन पर नजर रखो, सफ़ेद पहाड़ से आए इन लोगों पर ज़्यादा साफ साफ मत करना। निशाना है गुरु साहब। सोम जनरल, पता नहीं तुमने सोचा है या नहीं, तुम्हारी काबिलियत से तो तुम राजधानी जाकर बेहतर सम्मान और ताकत पा सकते थे, ऐशो आराम और शान शौकत भी। ढोंग करना भी छोड़ दिया? सच में सोचते हो तुम्हारा वो पत्थर वाला अड्डा इतना छुपा हुआ है, या मैं तुम्हें इतना आसानी से खरीदा जा सकने वाला दिखता हूँ? मुझे पता है तुम पहले हुआंग यांग शहर में नज़रअंदाज किए गए थे, इसीलिए हिम्मत करके चेन शियांग के साथ बगावत में शामिल हुए और हमेशा उसके नीचे दबे रहे। तुम्हें राजधानी भेजा जाए तो भी तुम काबिल इंसान होना। राजधानी जाना तो आसान बात है, अगर आगे और कामयाबी मिले तो राज्य बनाने वाले हीरो भी बन सकते हो। आखिर तुम्हारे पीछे कौन बड़ा आदमी है ये भी नहीं बताया तो मैं क्यों भरोसा करूं? तो लगता है बात नहीं बनेगी। रुको, ये राजा के अपने भाई जियांग जिंग राजकुमार है। जैसे पहले गुरु साहब ने कहा था, कोई एक राजकुमार है। मरने से पहले मेरा एक सवाल है, मुझे साफ साफ समझाकर मरने दो। मुझे नहीं समझ आता तुम लोग उसके लिए इतने वफादार क्यों हो। उसने तुम्हें क्या दिया? उसने हमें उम्मीद दी। ये कैसे तुम लोगों को इतना पक्का बनाता है कि गद्दारी का सोचो भी नहीं? हमें जीने की, अच्छे से जीने की उम्मीद दी, सिर्फ मुफ्त खाना देने से ज्यादा कुछ। तो मतलब तुम मुझे मारना चाहते हो? योजना के हिसाब से शहर के अंदर सब ठीक रखना ही सबसे जरूरी काम है। इसे सुरक्षित मानो। नाक को बाहर निकालना, तुम्हें फंसाना, और तो असली जानकारी भी मिल गई, ये छोटी जीत है। तुम्हें पढ़ना ही असली बात थी, शायद आगे बहुत काम आएगा। उन्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या मुझे पहले किसी से मिलना चाहिए? मेरे साथ आओ गुरु साहब। तो अब अच्छे से बात करने को तैयार हो? गुरु साहब, मैं हर तरह से आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। तो बताओ, तुम्हारे पीछे कौन है और आगे क्या करने का इरादा है? मेरे पीछे जो है उनका नाम जियांग जिंग राजकुमार है, मौजला राजा के एक भाई। बगावत का इरादा कब शुरू हुआ, कितने समय से योजना बना रहे हैं, कितनी तैयारी है, ये कहना मुश्किल है। मैं तो बस एक छोटा सिपाही हूँ, ज्यादा नहीं जानता। एक बात साफ है, पूरे सफेद पहाड़ में जियांग जिंग राजकुमार के सीधे आदमी सिर्फ मैं हूँ। बाकी सब नीचे से उबर बाई लोंग किले के लोग हैं। बाई लोंग किले में करीब 1 लाख लोग हैं, कुछ कवच भी हैं। सबसे बड़ी बात, हर एक के पास घोड़ा है, फौजी घोड़े भी काफ़ी हैं। यह तो मुझे समझ नहीं आता, पर अंदाजे से कहूँ तो करीब 1 लाख की बाई लोंग किला जियांग जिंग राजकुमार के नीचे शायद बड़ी ताकत नहीं मानी जाती। मेरे अंदाजे से बाई लोंग किला कम से कम कुछ हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा कई हज़ार लोग भेज सकता है।
पूरी ताकत भेजना नामुमकिन है, इतनी बड़ी हलचल होगी। और अगर दूसरी तरफ भी कुछ गड़बड़ हुई तो वो तुरंत जवाब नहीं दे पाएंगे। पर बिल्कुल ना आना या बस दिखावा करना भी नामुमकिन है। कम से कम एक टेस्ट तो करना ही होगा। तो पहले एक हल्की लड़ाई जरूरी है गुरु साहब। बाई लॉन्ग किले में मेरे कुछ जानने वाले भी हैं। जब आमने सामने होगा तो शायद मैं कुछ लोगों को अपनी तरफ करने में मदद कर सकता हूँ। बाद में देख लेंगे। हाँ, और अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो एक टुकड़ी लेकर सुरक्षा का काम भी कर सकते हो। शुक्रिया शुक्रिया गुरु साहब। मुसीबत के दौर में 1 महीना जिंदा रहने का पता चला। बधाई हो, आपको बूंद बूंद दुख वाली ताकत मिली है। बूंद बूंद दुख? ये तो दुख की बूंद होना चाहिए था ना। नाम भी उल्टा कर दिया। क्या इस दूसरी दुनिया में भी कॉपीराइट की दिक्कत है? सहन शक्ति बस एक तय आंकड़ा दिखाता है, पर जीने की सीमा में एक रोग भी है। अलग अलग लोगों की अलग सीमा है। ज्यादातर आम लोगों की सीमा कम होती है। इसके बजाय सिपाही और जवान लोग इस मानक सीमा के ज्यादा करीब होते हैं। सीमा शरीर की ताकत नहीं, सेहत की हालत दिखती है। ताकत ज्यादा हो पर शरीर पुरानी चोटों से भरा हो तो जीने की सीमा ज्यादा नहीं होगी। उम्र ज्यादा हो तो बची जिंदगी कम होती है, सीमा खुद ही कम हो जाती है। कुछ अंक कम होना मतलब हल्की चोट या कमी है, वापस भर सकती है। पर 10-20 अंक कम होना मतलब गंभीर चोट या जान को खतरा भी हो सकता है। जीने की सीमा में सबसे जरूरी बात है 20% कम होना पहले से गंभीर है। 30% मतलब ज्यादातर गंभीर चोट, 40-50% मतलब मरने के करीब। असल में अलग बात है। हटाने पर कोई सीमा तय नहीं, खत्म होने पर भी फिर से ले सकते हैं। पर खुद की मर्जी जरूरी है। जीवन शक्ति पूरी खत्म नहीं कर सकते। हमेशा कुछ बचाना जरूरी है मुसीबत के लिए। तो चलो असल में आजमा कर देखें ताकत कैसी है। तो ये जीवन शक्ति है। गुरु साहब सुनो, क्या तुम हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार हो? गुरु साहब के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मरने से भी नहीं डरूंगा। जवाब आ गया। ये निकालना है, बाहर नहीं फेंकना, सीधा मेरे पास आता है। कम से कम 1 अंक। लगता है असर ज्यादा नहीं है, बस मुंह से कहना भी काफी है तो आगे चल सकता है। तुम हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार हो? अब आगे हुआंग यांग शहर जाकर कुछ चुने हुए थोड़े बेहतर हालत वाले लोगों पर एक परीक्षण करना है। सोचने पर जिन लोगों की जीवन शक्ति आसानी से कम होती है वो ज्यादातर बूढ़े, औरतें, बच्चे हैं, जवान भी हैं, पर संख्या कम है। अब हालत ऐसी है कि बूढ़े कमजोरों से ही जीवन शक्ति निकालनी होगी, नहीं तो बूंद बूंद वाली ताकत से ठीक करना मुमकिन नहीं। उन्हें फिर से थोड़ी ताकत मिल जाए, इतना ही काफी है। आसपास के लोगों की वफादारी फिर से ऊपर बढ़ गई। गली के लोग पहले की बेचैनी भूल गए, सब कुछ ठीक से चल रहा था। आखिर उनकी आंखों में उम्मीद दिखी। पहले 80 से 90 तक भी जान बचाने वाली बात ही सबसे ज्यादा भरोसा पैदा करती है। अब बाहरी ताकतों से लड़ना है, अब और इंतजार नहीं कर सकते। खुद आगे बढ़कर हमला करना होगा। सच में हारने से बचने के लिए अपनी ताकत भी बढ़ानी होगी। मुझे बहुत सारे लोग, सामान, हथियार, कवच, फौजी घोड़े, कोयला चाहिए। मेरे आगे के लक्ष्य समझो, नहीं तो जानकारी लेने जाते समय बहुत सावधानी रखना। हो सके तो हल्की छेड़छाड़ करो, मार कर भागो। वो पीछा करें तो भागो, नहीं करे तो इंतजार करो। जब उनकी सतर्कता कम हो तब फिर हमला करो। बारी बारी से चलते रहो। पहली प्राथमिकता अपनी जान बचानी है। जब तक आखिरी सांस तक जीत मुमकिन है, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। सच में लड़ाई हो तो सबसे जरूरी बात है सिपाहियों और बाकी लोगों की हालत जल्दी बेहतर करना। कैसे बेहतर करें? आमतौर पर तो डर या लालच से ही होता है, पर डर और लालच मेरे लिए ठीक नहीं। ऐसा करने से वफादारी बहुत गिर जाएगी, फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। अपने लोगों में जोश लाने के लिए आम तरीका नहीं चलेगा। जैसे पिन हाओ फान से वफादारी मिली, वैसे ही मैं बूंद बूंद वाली ताकत से अपने लोगों की वफादारी बढ़ाने की सोच रहा हूँ। साथ में इस छुपे हुए तरीके का भरोसा भी है। दोनों मिलकर दुश्मन को मारने में कमी क्यों होगी? पर यह काम भी धीरे धीरे करना होगा, एक झटके में नहीं हो सकता। गुरु साहब, मैं पहले कुछ नहीं कहूंगा। कुछ लोग वापस नहीं आए। गुरु साहब को बताऊं, 6 लोग वहीं छूट गए। ज्यादातर इस बेवकूफ की वजह से। उसने जिद की कि वहां उसके जानने वाले हैं जिन्हें अपनी तरफ कर सकता है। नतीजा उल्टा फंस गया। हाँ हाँ गुरु साहब, ये तो गद्दार है। नहीं, गुरु साहब इंसान पहचानने में गलती नहीं करते। शायद उसने गद्दारी नहीं की, बस नाकाबिल था। फिर भी गुरु साहब की मूल योजना सही थी। हमने आपके कहे अनुसार सही मौका देखकर बार बार हमला और पीछे हटना किया। पूरे एक दिन रात में 100 से ज्यादा लोग मार दिए। अगर समय की कमी न होती तो हम खुद ही इन्हें पूरी तरह खत्म कर सकते थे। ये बदतमीज। क्या हुआ? तुम लोग बोलो। हम शहर से बाहर जाकर जानकारी लेने निकले। जल्दी ही जमा हुए लक्ष्य का पता चला। सही गिनती कहना मुश्किल है, पर 1-2 लाख या 2-3 लाख तो जरूर होंगे। हमने जल्दबाजी नहीं की, ध्यान से सब जानकारी ली। फिर आपके कहे अनुसार बाई लॉन्ग किले के डाकुओं से एक तय की हुई लड़ाई की। पूरे एक दिन रात में बाई लॉन्ग किले के 100 से ज्यादा लोग मरे और घायल हुए। गुरु साहब, ठीक है, मुझे सब पता चल गया। जाओ। बाई लाओ सान की योजना सच में नाकाम हुई? मुझे नहीं लगता। बाई लाओ सान बिना भरोसे के इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएगा। जैसे चुपके से बात करने वाले ने बताया, शुरुआत में घूमने वाली टुकड़ी सिर्फ कुछ हमले करके वापस आने का इरादा रखती थी। पर बाई लाओ सान ने ही बात आगे बढ़ाई। बाई लाओ सान का समझौता शुरुआत से ही लक्ष्य से संपर्क करके था। फिर बातचीत का समय, आखिर में साथ काम करने का रिश्ता तय हुआ। इसे सही दिखाने के लिए दोनों तरफ आमने सामने मिलने का एक मौका दिया गया। बाई लॉन्ग किले को एक चांस। बाई लाओ सान अच्छे से जानता है, सीधे समझाने से ज्यादा फायदा है अपने आदमी को बाई लॉन्ग किले के अंदर ही छोड़ देना। पर यह बात अलग है। बाई लाओ सान का यह तरीका वाकई हैरान करने वाला था। यह तो कामयाब हो गया। शाबाश, अब इस भीड़ को अपनी तरफ करना है। तो ऐसा था यह मामला। मारो मारो,